नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी का हम सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। कल के क्लास में हम लोग देखे थे पृथ्वी पर लगने वाले बल के बारे में, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के बारे में। तो अगर आप कोई वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, इसमें जरूर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग देखते हैं उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है ये आपका है ज्वालामुखी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। तो ज्वालामुखी समझने से पहले हम अपने टीचिंग स्टाइल में इसको डिटेल से बतला देते हैं। इसके बाद फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सब कुछ याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ आपको करने का जरूरत नहीं। जो शब्द है हमारा, ये शब्द है ज्वालामुखी। ये जो शब्द है यह क्या है, ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलके बना है। ज्वाला, ज्वाला मतलब होता है आग, जिसको हम लोग कहते हैं फायर। अब मुखी मतलब यहाँ पर क्या है, मुख यानी कि छिद्र। मुखी शब्द जो बना है यह मुख से बना है। मुख मतलब क्या होता है, छिद्र। तो पृथ्वी के सतह पर वैसा छिद्र जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ जो है यह बाहर निकलता है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। ये जो छिद्र हम बनाए हैं इस छिद्र को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। तो पृथ्वी के सतह पर वैसा छिद्र जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसको ज्वालामुखी कहेंगे। और यह निकलने की जो घटना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के नाम से जानते हैं। इस निकलने की घटना को ज्वालामुखी क्या कहते हैं, उद्गार कहते हैं। लेकिन आखिर यह पृथ्वी के नीचे से पिघला हुआ पदार्थ कौन निकलता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए दो शब्द है। एक हमारा आप लोग सुने भी होंगे, चिर परिचित भी होंगे। एक होता है मैग्मा और दूसरा शब्द आप सुने होंगे लावा का नाम सुने होंगे। तो देखिए क्या है, पृथ्वी के नीचे कुछ हिस्सा में, कुछ क्षेत्र में चट्टान पिघले हुए अवस्था में रहता है, मोल्टेन स्टेट में रहता है। तो वैसा चट्टान, वैसा पिघला हुआ चट्टान जो पृथ्वी के सतह के नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और वैसा पिघला हुआ चट्टान जो पृथ्वी के सतह पर आ जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और जिस क्षेत्र में मैग्मा मौजूद होता है इस क्षेत्र को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। इस क्षेत्र को मैग्मा कोष्ठ कहते हैं या मैग्मा चैम्बर कहते हैं। तो पिघला हुआ चट्टान जो है, पिघला हुआ चट्टान जो है, अगर यह सतह पर मौजूद रहे, अगर यह सतह पर मौजूद हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यही पिघला हुआ चट्टान सतह के नीचे चला जाए, सतह के नीचे मौजूद होता तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं। और यही मैग्मा जो मौजूद है पृथ्वी के नीचे वही ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हम जो बताएं कि ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र है जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ निकलता है, उसमें हम ऐसे भी कह सकते थे कि ज्वालामुखी ऐसा छिद्र है जिसके माध्यम से मैग्मा एवं अन्य पदार्थ जो है वह बाहर निकलता है। अब जो मैग्मा है यह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं अम्लीय मैग्मा, एक को कहा जाता है एसिडिक मैग्मा, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय मैग्मा। और दूसरा जो होता है, एक हमारा हुआ अम्लीय मैग्मा, दूसरा जो होता है यह क्षारीय मैग्मा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक मैग्मा। अब ये अम्लीय मैग्मा क्या है और क्षारीय मैग्मा क्या है, तो याद रखेंगे कि चट्टान में क्या चीज पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, SiO2।
अब सिलिका का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन हर चट्टान में सिलिका का मात्रा समान नहीं होता है, किसी में सिलिका का मात्रा ज्यादा होता है तो किसी में सिलिका का मात्रा कम होता है। वैसा मैग्मा जिसमें सिलिका का मात्रा अधिक होता है, सिलिका का मात्रा या प्रतिशतता जो है वह अधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय मैग्मा कहते हैं। और वैसा मैग्मा जिसमें सिलिका का मात्रा कम होता हो तो उसको क्या कहते हैं, क्षारीय मैग्मा के नाम से जानते हैं। और मैग्मा क्या है, तो यह मॉल्टेन रॉक है, पिघला हुआ चट्टान है जो पृथ्वी के सतह के नीचे क्या रहता है, मौजूद रहता है। अगर सतह पर आ जाए तो उसको लावा कहते हैं। अब ज्वालामुखी का 3 प्रकार है। वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी का 3 प्रकार है, नाम सुने भी होंगे। एक को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे को हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, जिसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और तीसरे को कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसको हम लोग कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। अब ये है क्या, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या विलुप्त। वैसा ज्वालामुखी जिससे ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक यूरप्शन निरंतर होता हो, कॉन्टिन्यूअसली होता हो, उसको क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। कुछ ज्वालामुखी ऐसा है जिसमें वर्तमान में तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा परंतु भविष्य में होने का संभावना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। और विलुप्त किसको कहेंगे, कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें अब ज्वालामुखी उद्गार पूर्णतः बंद हो गया, उससे कुछ भी नहीं निकलता और ना निकलने का कोई भी संभावना है, उसको क्या कहते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी। जैसे आप लोग क्या है, दिन रात तैयारी में लगे हुए हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निरंतर आप प्रयासरत हैं, तो आप लोग क्या हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। हम लोग किस कैटेगरी में आ गए, सुषुप्त के कैटेगरी में आ गए, कि एज है लेकिन जीविका चलाने के लिए भाई क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, लेकिन कल को अगर मन करेगा कि फिर से एग्जाम दे तो कुछ प्रयास दे सकते हैं। तो वर्तमान में नहीं दे रहे हैं लेकिन भविष्य में देने का संभावना हो सकता है, तो हम क्या हो जाएंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी। लेकिन अगर मेरे पिताजी चाहें कि अब हम बीपीएससी दे तो संभव नहीं, एज क्रॉस कर गया, तो वो किनके कैटेगरी में आ जाएंगे, विलुप्त ज्वालामुखी के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हमारा 3 ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार का भी प्रकार होता है कि किस प्रकार से बाहर मैग्मा निकलता है, वोल्केनिक यूरप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं छिद्र उद्गार, वेंट यूरप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं छिद्र उद्गार, या इसी का दूसरा नाम है केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल यूरप्शन। इसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार। दूसरा हमारा होता है जिसको कहते हैं फिशर यूरप्शन, फिशर यूरप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं दरारी उद्गार, या इसी को रेखीय उद्गार भी कहते हैं, लीनियर यूरप्शन कहते हैं। यानी कि अब नीचे से जो मैग्मा निकल रहा है वो किस प्रकार से निकलता है, उस आधार पे हम इसको कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। अब इसको समझते हैं।
जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी का सतह है और इस पृथ्वी के सतह पर एक छिद्र है और इस छिद्र के माध्यम से मैग्मा या अन्य पदार्थ जो है बाहर निकलने लगे, तो इस छिद्र को क्या कहेंगे? इस प्रकार के उद्गार को क्या कहते हैं? वेंट यूरप्शन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग छिद्र उद्गार कहते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार एक छिद्र के माध्यम से हो तो उसको छिद्र उद्गार या केंद्रीय उद्गार कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह पृथ्वी का सतह है और इसमें दरार उत्पन्न हो जाता है, फीसर आ जाता है, दरार आ जाता है। जैसे देखिए गर्मी के महीने में जमीन पर क्या होता है? दरार फट जाता है। उसी तरह सतह पर क्या होता है? दरार उत्पन्न हो जाता है और इस दरार के माध्यम से मैग्मा सब क्या हो? निकलने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? दरारी उद्गार कहते हैं, फीसर इरप्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है दरार के माध्यम से निकलेगा तो मैग्मा प्रसारित करेगा, सतह पर फैलेगा, लेकिन वही छिद्र के माध्यम से निकलता तो ज्यादा ऊंचाई तक यह क्या करता? जाता। तो अगर यह प्रश्न दे दे कि किस प्रकार के उद्गार में मैग्मा अत्यधिक ऊंचाई तक जाता है, तो अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं कि छिद्र उद्गार में क्या होगा? ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। अब क्या है, हम देखते हैं पायरोक्लेस्टिक पदार्थ क्या होता है। पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स या पायरोक्लेस्टिक पदार्थ किसको कहते हैं? देखिए ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान केवल पिघला हुआ चट्टान ही बाहर निकलता है, कभी कभी चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा जो है ना वह भी हवा में उड़ता है। तो जो चट्टान का छोटा छोटा खंड है, टुकड़ा है, जो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरोक्लेस्टिक पदार्थ कहते हैं। यानी कि ये क्या है? फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स है, फ्रैगमेंट ऑफ रॉक्स है, चट्टान का टुकड़ा जो किसके दौरान निकलता है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलता है। लेकिन चट्टान का जो टुकड़ा निकलेगा उसका तो अलग अलग आकृति होगा, कोई एकदम महीन होगा, कोई आपका थोड़ा बड़ा होगा, कोई एकदम बड़ा होगा। तो आकार के आधार पर पायरोक्लेस्टिक पदार्थ को 4 भागों में बांटे। अगर मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे महीन कण निकले, यानी कि उससे छोटा कण कोई हो नहीं सकता है, तो उसको ज्वालामुखी राख कहते हैं, वोल्केनिक ऐश के नाम से जानते हैं। अगर थोड़ा बड़ा, इसके तुलना में थोड़ा बड़ा कण हो जाए तो इसको ज्वालामुखी धूल कण कहते हैं, वोल्केनिक डस्ट के नाम से जानते हैं। अगर चट्टान के टुकड़ा का आकार मटर के आकार के समान हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैपिली के नाम से जानते हैं। और अगर चट्टान का टुकड़ा एकदम बड़ा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बॉम्ब कहते हैं। तो चट्टान के टुकड़ा के आकार के आधार पर पायरोक्लेस्टिक पदार्थ को कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। कौन कौन? ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी धूल कण, लैपिली, बॉम्ब, ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलता क्या क्या। तो वोल्केनिक यूरप्शन के दौरान पहला तो आपको पता है कि पिघला हुआ चट्टान निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। इसके साथ साथ चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है, जिसको हम लोग पायरोक्लेस्टिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसके साथ कुछ गैस भी निकलते हैं। तो बहुत सारा गैस है, लेकिन प्रमुख गैस तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब गैस क्या होता है? निकलता है। इसके अलावा जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, यह भी क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलता है। तो पूछ देगा कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान कौन सा पदार्थ जो है सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो वो हमारा कौन हो जाएगा? जल वाष्प। तो ये ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलता है। अब ज्वालामुखी उद्गार के कारण
दो प्रकार का संरचना बनता है, दो प्रकार के संरचना का निर्माण होता है। एक उठा हुआ संरचना जिसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है धंसा हुआ संरचना जिसको क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो उठा हुआ संरचना और धंसा हुआ संरचना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या होता है, इस प्रकार के संरचना का निर्माण होता है। तो आप देखिए इस फिगर को देख के ही लग रहा होगा कि ये उठा हुआ संरचना है, यानी कि यह एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो धंसा हुआ, ये क्या हो गया, डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर, धंसा हुआ हमारा क्या है, संरचना है। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो उठा हुआ संरचना बनता है उसका एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है ज्वालामुखी शंकु, जिसको वोल्केनिक कोन कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ दे कि ज्वालामुखी शंकु किसको कहते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण निर्मित जो उठा हुआ संरचना है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु। और ये जो धंसा हुआ संरचना बना, कप जैसा संरचना बना, इसी को हम लोग क्रेटर कहते हैं या मुहाना के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे परीक्षा में तो ऐसे ही प्रश्न पूछ दिया है कि मुहाना किससे संबंधित है, तो मुहाना ज्वालामुखी से संबंधित है। कभी कभी यही मुहाना अत्यधिक चौड़ा और अत्यधिक गहरा हो जाता है, तो इस मुहाना को हम लोग कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। तो अत्यधिक चौड़ा और अत्यधिक गहरे मुहाना को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं। कैल्डेरा का निर्माण कैसे होता है इसका वास्तविक कारण वैज्ञानिकों को नहीं पता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो पायरोक्लास्टिक पदार्थ हवा में उड़ा था वो जब नीचे गिरता है तो मुहाना पर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसके कारण यह कैल्डेरा का निर्माण होता है, यह अधिक चौड़ा हो जाता है। अब वोल्केनिक कोन का भी बहुत सारा प्रकार है, जैसे सिंडर कोन हो गया, कंपोजिट कोन हो गया। तो ये सब और भी डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो अरोमा क्लासेस का ऐप अपना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में दे देंगे। तो एनसीईआरटी का एक अलग से कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं, तो वहाँ और भी डिटेल बतला देंगे कि वोल्केनिक कोन का क्या टाइप है और भी इससे रिलेटेड जो है। अब देखिए कुछ और फैक्ट जानते हैं कि ज्वालामुखी को हम लोग प्रकृति का सुरक्षा भाल्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के माध्यम से जो पृथ्वी के अंदर का जो प्रेशर है थोड़ा बहुत रिलीज होता है। अगर प्रेशर नहीं निकले तो हो सकता है कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है या उसको कोई सदमा लगा है, तो लोग कहते हैं खुल के रो लेने दो। रोने से क्या होता है, उसके दिल का जो दर्द है वह बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपको अंदर से क्या होता है, जो प्रेशर है वह बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसको प्रकृति का सुरक्षा भाल्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछता है पेले का जो अश्रु है वह किससे संबंधित है, तो वह ज्वालामुखी से संबंधित है। जैसे हम लोग के यहाँ भारी बारिश होती है तो हम लोग कहते हैं इंद्र भगवान गुस्सा हो गए, उसी प्रकार से रोम के अग्नि देवता का नाम क्या है, पेले है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो वहां पे लोग मानते थे कि जो पेले देवता है वो बहुत गुस्सा हो गए, इसलिए पेले का जो अश्रु है वह ज्वालामुखी से संबंधित है। अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पर आता है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर आता है। तो उस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है। देखिए पहला जो है आप देख पा रहे होंगे, एक बार हम पढ़ भी देंगे, अगर देख नहीं पा रहे होंगे तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको तो दिखेगा। देखिएगा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपको कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं। तो अभी जस्ट बतलाए, जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये जो छिद्र है, इसी छिद्र को हम लोग क्या कहें, इसी छिद्र को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं।
अगर इस डायग्राम की बात करें तो देखिए इस डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने वक्त डायग्राम पे ना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। जैसे देखिए पहला तो गौर करने वाली बात है जो हम बताए थे कि पृथ्वी के नीचे जहाँ पर मैग्मा का निर्माण होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्मा का निर्माण हो रहा है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं या मैग्मा कोस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा बताएं, पृथ्वी के नीचे जो पिघला हुआ चट्टान होता है उसी को मैग्मा कहते हैं, लेकिन वही पिघला हुआ चट्टान अगर पृथ्वी के सतह पर आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। अगर छिद्र के माध्यम से निकल रहा है तो उसको हम लोग वेंट यूरप्शन कहते हैं, छिद्र उद्गार कहते हैं। और ज्वालामुखी पर जो यह कप नुमा संरचना, धसा हुआ संरचना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के दौरान गैस भी निकलता है, राख भी निकलता है, यानी कि पायरोक्लास्टिक पदार्थ भी निकलता है, गैस भी निकलता है, जल वाष्प भी निकलता है। तो ज्वालामुखी के बारे में एनसीईआरटी में इतना 7वां क्लास में यह इतना तक डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अरोमा क्लासेस ऐप पे जुड़ सकते हैं। कल हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं भूकंप, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आप सभी के लिए लेके आए, और लाइक करना इसको नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।